We are live now. आए हैं। कल भी हम मिले थे, आज हम दोबारा बात करने आए हैं। और आज हम जो बात करने आए हैं वो है मैथ्स की बात। आई होप यू ऑल ऑफ यू, कुछ लोग आप में से नए होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। साई मैथ कनेक्ट जो है ये एक इनिशिएटिव है एस चांद और आईसेक लर्निंग का। मेरा नाम है नीलमणि श्रीवास्तव और मैं आईसेक लर्निंग का डायरेक्टर हूँ। मैं खुद आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हूँ और पिछले 18 सालों से आईआईटी जेई और नीट की ट्रेनिंग में काम कर रहा हूँ। I worked as a head of department of LN. Right now, I'm running my own institute, which is named as Isaac Learning, which is doing phenomenal work in uplifting the level academic potential उन बच्चों को उठाने के लिए काम करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे एंडेवर में हमने जाना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं ये बोलना बात चाहता हूं कि अगर आप सच में मैथ्स को या फिजिक्स को या केमिस्ट्री को या बायोलॉजी को अच्छा करना चाहते हैं, आप में एक आदत जरूर होनी चाहिए, वो है पढ़ने की आदत। Why I am saying this? Because this chapter starts with a story। जब मैं आज में हम बात करने वाले मैथ्स में लिमिट कंटिन्यूटी की बात। मेरा 10th क्लास का जब लास्ट एग्जाम खत्म होके आया तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि अब मैं 10th के बाद अब नई बड़ी क्लास में जाऊंगा, जिसको लोग डिफिकल्ट क्लास मानते थे उस जमाने में। 11th में जाने वाला हूँ। आई एम फीलिंग लाइक कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों ना भैया की किताबें उठा के पढ़ी जाए, और भैया की किताब उठाकर मैंने कैलकुलस उठाई। उस जमाने में यूपी बोर्ड मेरा हुआ करता, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं। तो दैट बोर्ड वाज यूपी बोर्ड, एंड इन दैट यूपी बोर्ड देयर यूज्ड टू बी 6 मैथ्स क्लास बुक्स। 6 मैथ्स की किताबें हुआ करती थी। उन 6 मैथ्स की किताबों में एक किताब का नाम था कैलकुलस, एंड दैट वाज वेरी वेल रिटन दैट टाइम। बहुत अच्छे से लिखी हुई है, जिस तरह से हमारी एस चांद की किताबें लिखी हुई हैं, बहुत क्लियरली सब कुछ समझाया हुआ है। पर उसमें थोड़े मैथमेटिकल जार्गन्स भी इस्तेमाल करते थे, उनकी बारे में बात की थी। तो उससे मैंने पढ़ने की कोशिश की, और उसमें पहली लाइन जो मैंने पढ़ी थी, अभी मैं जिक्र करूंगा उस पहली लाइन का। उस पहली लाइन को पढ़कर मैं पूरा दिन सोचता रहा ये क्या लिखा है, इसको समझ में आने की कोशिश करता रहा। और रात में लगभग 1:30-2 बजे तक मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, मेरे दिमाग में वो लाइन ही चल रही थी, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। और अचानक से चमका, अच्छा ये लिखा हुआ है। और फिर मुझे बहुत मजा आया, एंड दैट स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ दिस हायर लेवल मैथमेटिक्स। इस तरह से स्टार्ट हुई। आपको ये पता है कि हम साई मैथ कनेक्ट में पूरी कोशिश करते हैं, करेंगे कि हम आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाएं और उन कॉन्सेप्ट की बारीकियों को समझें, और आपको हेल्प मिले कि जब आप किताबें पढ़ें, तो किताबें पढ़ें या आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो, ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प कर पाए। तो द होल थिंग इज अबाउट बिल्डिंग योर बेस। इतना बेस बना दें कि आप अच्छे से एग्जाम में जाके परफॉर्म कर पाएं, और आप समझ के चीजों को कर पाए, ना कि रट के। क्योंकि रट के बड़े एग्जाम जैसे आईटी जेई और नीट जैसे एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, वहां पे आपको समझनी ही पड़ेंगी चीजें। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको पता है कि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं वीडियो की, लेक्चर्स की, इन सीरीज के बेसिस पर भी आपकी एक क्विज होगी। 2 क्विजेज हैं, एक नवंबर में है और एक फेब में है। तो नवंबर और फेब दोनों में जो क्विजेज होंगी, उन क्विजेज के बेसिस पे हम आपको गिफ्ट्स और एक्साइटिंग प्राइजेस दिया करेंगे, जिसमें से कैश प्राइज भी है ₹1,00,000 तक का, अमेजोन वाउचर्स हैं, और आइजैक के साथ जो स्टडी मटेरियल और आइजैक का जो कोर्स है उसको लेने के लिए स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आज हम बात करने वाले हैं, जो मैंने आपसे कहा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लिमिट कंटिन्यूटी की बात करने वाले हैं। सॉरी, थोड़ा सा इसको मैंने बिगाड़ा। लिमिट कंटिन्यूटी की बात करने वाले हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ी, क्या है लिमिट कंटिन्यूटी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले, यस प्रीति, आप बताइए, मैं आपकी बात भी सुन लूंगा, आप जो कहेंगी वो मैं सुन रहा हूं। गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, हम बात करने वाले हैं लिमिटेड कंटिन्यूटी की, व्हाई वी नीड इट।
कई बार क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए, लिमिट और कंटिन्यूटी समझने के लिए हमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर को देखना पड़ेगा। एक दो ऐसे नंबर की बात करेंगे। नंबर्स, मैथ्स हम क्यों पढ़ते हैं? मैथ्स समझते हैं, मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंस। साइंस को समझने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है। तो ये लिमिट और कंटिन्यूटी की जो बात है वो एक्चुअली क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं दो नंबर आपसे पूछना चाहूंगा, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस सिंबल, दिस सिंबल यू अंडरस्टैंड दिस सिंबल का क्या मतलब होता है? क्या ये कोई नंबर है? क्या ये कोई नंबर है ये सिंबल? ये नंबर है क्या ये सिंबल? ये क्या है ये सिंबल? आई होप यू नो दिस सिंबल। दिस सिंबल इज कॉल्ड इंफिनिटी। दिस सिंबल इज कॉल्ड इंफिनिटी। इंफिनिटी का सिंबल है ये। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? यानी अगर मैं नंबर से बात करूं तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर का क्या मतलब होता है? देखिए, हमारी लिमिटेशंस के बाहर का नंबर है ये नंबर कहता है कि ये नंबर जो है ये कहता है कि तुम्हें जितने नंबर लिखने आते हैं, करोड़, 10 करोड़, लाख, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, जो भी आपको नंबर लिखने आते हैं, इन सारे नंबरों को आप लिख लिख कर जहां तक पहुंच सकते हैं, उसके आगे का भी नंबर है उस, यानी कि इंफिनिटी इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन अ नंबर यू कैन थिंक ऑफ। तो इन दो चीजों का खेल है सारा का सारा। नंबर यू कैन थिंक ऑफ, आप जिस नंबर को सोच सकते हैं उससे भी बड़ा नंबर है ये। इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ग्रेटर देन अ नंबर, नंबर यू कैन थिंक ऑफ। आप उस नंबर को जो सोच सकते हैं उससे भी बड़ा नंबर है ये। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो आपकी सोच से बाहर का नंबर है, इतना बड़ा है। ये ऐसे नंबर की कल्पना की गई है कि जिसको कोई भी नहीं सोच सकता, यानी कि वो कोई भी पहुंच नहीं सकता वहां तक, उस नंबर की बात की गई है। क्यों बात की गई है इसकी बात भी समझेंगे। और एक दूसरा टर्म एक इस्तेमाल करने वाले हैं हम, एक नंबर, एक रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कहेंगे जीरो प्लस। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। जीरो प्लस क्या नंबर है? जीरो प्लस एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर यू कैन, इट इज स्मॉलर देन अ नंबर यू कैन थिंक ऑफ। मतलब इतना छोटा नंबर जिससे आप सोचते हैं उससे भी छोटा। आपने कहा सर मैंने सुना 0.00000, 3 साल तक बोलता रहा 00, फिर 1 बोला, मैंने कहा ये उससे भी छोटा नंबर है। तो जीरो प्लस इज अ वेरी एडजेसेंट नंबर, ऐसे कहने को कहते हैं कि इट इज एडजेसेंट नंबर ऑफ जीरो। ये जीरो के नेक्स्ट वाला नंबर है, और इसको इंफिनिटी कहते हैं, और इसको कहते हैं इनफाइनिटिसिमली स्मॉल। इनफाइनेटिसिमली स्मॉल, यानी कि फाइनाइट जो हमें पता है चीजें, उनसे भी छोटा नंबर है। इनफाइनेटिसिमली स्मॉल नंबर कहलाता है ये, और ये इंफिनिटी कहलाता है। ये दो नंबर बहुत काम के हैं। इनके बेसिस पर हम सारी कहानियों की बात करने वाले हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है। प्लीज ध्यान दीजिएगा। यस बेटा, किसी ने कहा कि शायद नंबर की कोई लिमिट नहीं है। यस, देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर्स। आप बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। इन्फिनिटी एक प्रेजेंटेशन है। इन्फिनिटी एक प्रेजेंटेशन है जिसपे आप बात नहीं कर सकते। इसमें आपकी कोई भी अर्थमेटिक ऐसे काम नहीं करती जैसे आपने पढ़ा हुआ है। यानी आप, अजीब अजीब सी बात है कि अगर मैं कहूंगा कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना होता है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू जो होगी वो भी इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है। यानी आपका फंडामेंटल सारी मैथ्स के बिगड़ जाएंगे कि आपने कहा क्या कर रहे हो सर, ये कैसे है? अगर कोई बोले इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जैसी कोई चीज आ जाएगी तो वो क्या होती है? तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, लार्ज नंबर बाई लार्ज नंबर जब आ रहा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर है उसकी वैल्यू का पता नहीं कितनी होती है। ये कट नहीं जाएंगे इन्फिनिटी और वन आ जाएगा। सो मैथमेटिक्स इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। जो आपने पता है, हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक आदमी को कहा जाता है द मैन हु नोज इंफिनिटी। एंड अगेन दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर अस, दिस इज अ मैटर ऑफ, दिस इज अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस कि इंफिनिटी बाई, इंफिनिटी को समझने वाला एक ही आदमी जिसका नाम लिया गया था, मुझे उम्मीद है कि आपको उसका नाम पता होगा, उस आदमी का जिसको कहा जाता है कि इनको ही द मैन हु नोज इंफिनिटी। कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी जिसको ये पता था? रामानुजन, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बात बोली आपने। रामानुजन, रामानुजन के बारे में कहा जाता था कि वो इन्फिनिटी को समझते थे, और वो आपको फंसा देंगे अगर आपकी जरूरत, आपकी मैथमेटिक्स सही नहीं है ना, तो वो आपको इन्फिनिटी में फंसा देंगे कि आप निकल नहीं पाओगे कि क्या बकवास चल रही है। इन्फिनिटी इज अ थॉट, इट इज अ थॉट। ये कोई असली में नंबर नहीं है। ये कहा जाता है कि इट इज अ नंबर बिगर देन अ नंबर एनीबडी कैन थिंक ऑफ। यू मतलब तुम्हारी तो कोई लिमिटेशन है, तुम तो कहो मैं तो सोच ही नहीं पाता हूँ सर। यू में कोई भी आ जाए। अब मैं बड़े बोल बोलूं तो मैं ये कह रहा हूं, बड़े बोल बोलूं तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्फिनिटी में भगवान भी आ जाए तो वो भी जो नंबर बोलेंगे उससे भी बड़ा नंबर है। अब वो भगवान खुद एक इन्फिनिटी वाली चीज है, चलिए उस पर तो डिस्कशन नहीं करते, पर मुद्दा ये है कि हम ये कहते हैं कि नो बडी कैन टेल मी एनी नंबर विच इज बिगर देन इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर होता है। हमने ये सोचा है कि सबसे बड़ी लिमिटिंग पॉइंट की हमने बात की, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा नंबर इनफाइनाइट है, इसका मतलब है सबसे बड़ा नंबर है ही नहीं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिसको हम देख के समझ सकते हैं, हम समय फील आता है कि ये नंबर है। ये इनफाइनाइट है, हमारी सोच के बाहर का नंबर है। हम सोच ही नहीं सकते इन्फिनिटी क्या नंबर है, इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है। यस, ऑल ऑफ यू आर वेरी राइट। रामानुजम की बात कर रहा था, द मैन हु नोज इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी वाला नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो अब यहां पर आज हम बात स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस की। कैलकुलस की जो बात है वो स्टार्ट होती है बहुत बढ़िया। न्यूटन इज वन ऑफ द पायनियर मेंबर जिन्होंने कैलकुलस की स्टार्ट की थी, पर उससे पहले भी लोगों ने बात की थी ऑब्वियसली, पर न्यूटन को माना जाता है कि इन्होंने कैलकुलस की स्टार्ट की, कैलकुलस के बारे में सोचा। कैलकुलस के बारे में सोचा क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उस तरह की बात करने वाला, यानी इस पूरी कहानी का जो पंच लाइन है, एक बात को समझिएगा, वो कहने वाला है कि आई एम गुड, कैलकुलस का फंडामेंटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू डू अ मिस्टेक, आई एम गोइंग टू डू अ मिस्टेक, मिस्टेक। मैं एक ऐसी मिस्टेक करी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। जब भी कोई बोले व्हाट डज कैलकुलस का आत्मा क्या है, सोल क्या है, दिस इज अ वेरी रेटोरिक वे टू राइट इट। आई एम गोइंग टू डू अ मिस्टेक विच nobody can find, which nobody can find। ऐसी गलती करने वाला हूं दुनिया में कोई नहीं बता सकता। नो बडी कैन फाइंड मींस इवन गॉड कैन नॉट फाइंड। थोड़ा औकात से बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं पर ये ही है, नो बडी कैन फाइंड। सो इट इज नॉट अ मिस्टेक, सो इट इज नॉट अ मिस्टेक। आपने कहा क्या बकवास बोल रहे हो यार, क्या मतलब हुआ इस बात का? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी कहानी कैलकुलस का सार यही है कि मैं एक ऐसी गलती करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डू अ मिस्टेक विच नोबडी कैन फाइंड आउट कि ये मिस्टेक हुई है। यानी कि आप जो कहोगे इतने की मिस्टेक हुई है, मेरी मिस्टेक उससे भी छोटी है, मेरी मिस्टेक उससे भी छोटी है। आपने कहा कि तुम्हारे आंसर में 1% का एरर आया है, मैंने कहा नहीं इससे छोटा आया है। आपने कहा 0.5% का एरर आया, मैंने कहा नहीं उससे भी छोटा आया है। आपने कहा 0.0000001% का एरर है, मैंने कहा नहीं उससे भी छोटा है। मैं करा है, मुझे भी दिख रहा है कि मेरी मिस्टेक हो रही है, पर ऐसी मिस्टेक हो रही है जो कोई नहीं बता सकता। और ये कैलकुलस के स्टार्ट होने से पहले ही ये बात की चर्चा हो चुकी थी। आपको क्या लगता है कि जितने भी जनरली आप लोग सोचते हैं कि एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, सुना होगा आपने हर जगह का। स्क्वायर का तो, रेक्टेंगल का तो पता है, ट्रायंगल का पता है, ट्रेपीजियम का पता है, पर बाकी सारे एरियाज निकालने के लिए, ज्योमेट्री से इनके एरिया निकाले जाते हैं, बाकी सारे एरिया निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलस का। पर तो क्या आपको लगता है कि न्यूटन से पहले लोगों को एरिया के बारे में पता नहीं था, सर्कल का एरिया पता नहीं था? पता था। कैसे निकाला था सर्कल का एरिया? हाउ दे फिगर आउट सर्कल का एरिया? यहां पर एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने यहां पर इनफाइनाइट लाइंस खींच दी, इनफाइनाइट लाइंस खींच दी, खूब सारी सेंटर से जाने वाली इनफाइनाइट लाइन खींच दी। इनफाइनाइट कितनी लाइनें खींची? मैंने कहा जितनी तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा इनफाइनाइट लाइन खींच दी, इनफाइनाइट लाइन खींच दी। उन्होंने कहा इनफाइनाइट लाइन खींच दी, अब क्या? अब मैंने कहा कि ये जो इनफाइनाइट लाइन हमने खींची है, इस तरह से मैंने सारे पीस निकाल लिए, सारे पीस निकाल लिए और सबको इस तरह से लगा दिया। ये नीचे वाली लाइन स्ट्रेट है। आपने कहा स्ट्रेट थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे करके आई, जिगजैग दिख तो रही है, जिगजैग जिगजैग लाइन है। मैंने कहा और छोटा किया,
मैंने कहा ये छोटी सी लाइन है, मैंने कहा और पतले पतले थे, और पतले पतले एलिमेंट्स थे। आपने कहा फिर भी सर स्ट्रेट लाइन नहीं है। मैंने कहा नहीं, और पतले पतले थे। तो आपने कहा यार ये कितने पतले, मैंने कहा इतना पतले, इतने छोटे छोटे ट्रायंगल्स थे कि ये जो कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, इतना छोटा गैप था, इतना छोटा गैप था, वो स्ट्रेट लाइन दिखने लगेगा, इतने छोटे छोटे गैप बनाए। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा अब मैंने उसको इस तरह से अरेंज कर दिया, तो आपको पता है कि आधा पार्ट लाल लाल वाला था और आधा पार्ट नीला नीला वाला पार्ट था। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस हमें पता है 2 पाई आर होता है, तो ये वाली लेंथ भी पाई आर हो गई, ये लेंथ भी पाई आर हो गई, ये लेंथ भी पाई आर हो गई। तो और ये लेंथ, ये तो रेडियस के बराबर है, क्योंकि ये इतने पतले पतले हैं कि ये लेंथ, सारी लेंथ बराबर है यहां से यहां तक की। तो इस पूरी चीज रेक्टेंगल सा बन गया। आपने कहा इसका एरिया कितना है? मैंने कहा पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा यार आपने थोड़ी सी गलती तो की है सर, आपने जितना भी छोटा कर लो, जितना भी छोटा कर लो, वो थोड़ा सा वो कर्व रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहेगा। मैंने कहा मैंने इतना छोटा किया है, इतना छोटा किया, तो हम सोच नहीं सकते। आप मुझे बताने आए कि देखो थोड़ा सा, तो आपने मुझे एग्जांपल दिखाया कि भैया देखो, अगर तुम इसको स्ट्रेट लाइन मानोगे, इसको स्ट्रेट लाइन मानोगे तो इसकी लेंथ 1 mm आएगी, और अगर तुम इसको कर्व कहोगे तो इसकी लेंथ जो आएगी वो 1.1 mm आएगी। मैंने कहा अच्छा और पतला कर लो। तो उसने कहा कि अब जो पहले 10% का एरर था, अब इसमें एरर जो हो जाएगा वो 5% का हो जाएगा। मैंने कहा और छोटा कर लो। आपने कहा 2% का। आपने कहा और छोटा कर लो। आपने कहा 0.5% का। और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा। यानी कि ये आप कहोगे स्ट्रेट लाइन और कर्व में जो लेंथ का एरर आ रहा है, वो एरर क्या है? इतना छोटा है जितना तुम सोच सकते हो, उससे भी छोटा। तो मैंने कहा इस तरह से मैंने निकाला, और इस तरह से मैंने इसका एरिया निकाला, और एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर आ गई। तो आपने कहा, मैंने कहा इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, पर इसमें गलती है सर। मैंने कहा कितनी गलती है? उसने कहा सर है थोड़ी सी गलती। मैंने कहा नहीं है, तुम बताओ, मैं उससे कम है गलती। तो इसका मतलब है मैं एक ऐसी मिस्टेक की है जिसको कोई नहीं बता सकता, इसका मतलब ये मिस्टेक नहीं है। तो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में जब बांटा, और मैंने कहा कि इसकी एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर आ रही है, तो मैं इसको अंग्रेजी में बोलता हूं कि लिमिट ऑफ एरिया जो है उसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर आ रही है। लिमिट ऑफ एरिया, लिमिट ऑफ एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर आ रही है। और मैं ये कह रहा हूं कि जब इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर आ रही है तो इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर है, यानी एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है। आपने कहा नहीं सर थोड़ी गलती है। मैंने कहा ऐसी गलती है जो कोई नहीं बता सकता, उसे गलती नहीं कहते। आपने फिर भी, आपका दिल मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग सोच नहीं पाता इतना, हमारा दिमाग सोच नहीं पाता। हमारा लाफिंग क्लब, यस, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप की चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। इन्फिनिटी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज नंबर। इन्फिनिटी इज अ रिप्रेजेंटेटिव। किसी बच्चे ने पूछा पाई क्या? ये एक सवाल है जो मैं चाहूंगा कि आप पता करके आइएगा। ये बात सोचिएगा, ये बात सोचिएगा, पाई किससे डिफाइन करते थे? पाई आपको पता है कि सर्कल में जो डायमीटर होता है और जो पेरीमीटर होता है, उसमें जो पेरीमीटर है डायमीटर के जितने गुना होगा उसे हम कहते हैं पाई। उसे हमने डिफाइन किया पाई। अब उसकी वैल्यू हम मैथमेटिकली निकालना चाहते थे, नाप के, लोग कहते हैं कि नाप के निकालो 3.14 आएगी, वो एग्जैक्ट नहीं आ रही है, वो मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा। तो उसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है निकालने का पाई की वैल्यू, वो अलग तरीके से आता है। पाई की वैल्यू जो आई है, पाई की वैल्यू जो हम कहते हैं पाई इज इरेशनल नंबर, वो इसलिए नहीं कहते कि इसका रेशियो है। रेशियो तो मुझे क्या पता इरेशनल है कि रेशनल है। आपने कहा मैंने धागे से नापा, धागे से नापा तो कुछ फाइनाइट ही आया होगा यार, दोनों धागों की लंबाई का रेशियो कुछ फाइनाइट ही आया होगा, तो फिर इरेशनल कैसे हो गया? आप आप पूछिएगा कि ये इससे थोड़ी इरेशनल हो जाता है किसी तरह से। इफ यू ट्राई टू गूगल इट, देन आफ्टर अस इन सेकंड पेज, बिकॉज फर्स्ट पेज पे तो बकवास बातें लिखी होंगी सब फालतू, आईजू बाईजू पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू की सारी कहानियां लिखी होंगी उसमें कि देखो रेशियो इसका है पाई। आपने भी सुना रेशियो, अगर आप बोल रहे हो कि इसका रेशियो है तो लेंथ का रेशियो है, तो फिर वो इरेशनल कैसे होगी अगर आप इरेशनल समझते हैं? तो दो लेंथ का रेशियो जो है वो डिफाइन किया गया है, पर उसकी वैल्यू निकालने के लिए ऐसे नहीं नाप के निकाली गई है, नाप के नहीं निकाली गई है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू निकाली गई है एक सीरीज के थ्रू। आप गूगल करिएगा, बिकॉज उस पर भी पूरी की पूरी 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है कि पाई की वैल्यू इरेशनल क्यों आती है। पर दैट इज नॉट द रीजन कि पाई की वैल्यू इरेशनल है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो है। प्लीज माइंड इट, आप पूछिएगा किसी से, अपने सर से, या गूगल करने की कोशिश करिएगा। गुड अभिनव। जी कृष्णा बता दूंगा, एल ऑर्बिटल भी, एल ऑर्बिटल भी बता दूंगा। I'll talk about L orbit.
एल हॉस्पिटल नहीं होता, वो एल हॉस्पिटल होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यस 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 यस, ध्यान से देखते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ मिस्टेक आई एम डूइंग हियर। जो मिस्टेक हमने की है उसका कोई पता नहीं लगा सकता। आपने कहा सर फिर भी ये गलत है, मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें एक दूसरे तरीके से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख लेता हूं जिससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। हमें पता है, देखिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर एक रेक्टेंगल है, उसका ये लेंथ है, ये बी है, इसका एरिया जो होगा, लेट से एल बी में बड़ा कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका एरिया होता है ए इक्वल टू एल इंटू बी, ये हमें पता है। अगर मैं यहां से यहां तक ऐसे लाइन खींच दूं, अगर मैं यहां से यहां तक लाइन खींच दूं, तो आपको दिख रहा है कि दोनों कॉन्ग्रेंट है, दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल का एरिया जो आ गया वो हाफ इंटू एल इंटू बी आ गया। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू एल इंटू बी आ गया। इसमें आपका दिमाग बिल्कुल सही मानेगा कि बिल्कुल सही बात है, इसका एरिया हाफ इंटू एल इंटू बी आ गया। अब मैं इसको गलती करके निकालता हूं, जिस गलती की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज आई रियली वांट टू टेल यू गाइस कि वो गलती है नहीं जिसको आपको गलती लग रही है, क्योंकि लिमिट को समझने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि वो गलती है नहीं। आपने कहा मतलब, अब मैंने कहा कि लेट्स से हमारे पास यही एक, वापस से हमें इसका एरिया निकालना है। मैं इसका एक दूसरा तरीका दिखा रहा हूं, मैं इसका एक दूसरा तरीका दिखा रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर क्या किया, एक बी लेंथ की लाइन खींची और एक एल लेंथ की लाइन खींची, ये एक एल लेंथ की लाइन खींची और एक बी लेंथ की लाइन खींची, और मैंने इसको मिलाया, मैंने कहा इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब मैं जो करने वाला हूं तरीका, वो लिमिट के तरीके से करने वाला हूं, यानी गलती से करने, गलती इसमें आपको लगता है थोड़ी गलती तो है, पर उसमें मैं कह रहा था कि कोई गलती नहीं है, क्योंकि आई एम डूइंग द मिस्टेक व्हिच नोबडी कैन फाइंड आउट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ मिस्टेक। आपने कहा फिर भी इट इज अ मिस्टेक, मैंने कहा फिर भी इससे काम नहीं चलेगा, आई एम सेइंग इट इज नॉट मिस्टेक। इफ इट इज अ मिस्टेक देन टेल मी द मिस्टेक। अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आप बताइए मुझे क्या मिस्टेक है। दिस इज व्हाट, ये तो क्लियर है ना, हाफ एल बी साफ साफ दिख रहा है। अब मैं दूसरे अपनी मिस्टेक वाले तरीके से भी करता हूं और आपको दिखेगा इसका एरिया इतना ही आएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर खूब सारी लाइनें खींच दी, खूब सारी इनफाइनाइट लाइनें खींच दी। अब खींच तो नहीं पाऊंगा, सिर्फ बता रहा हूं कि इनफाइनाइट लाइनें खींच दी। लेट्स से मैंने, अभी मैं कहने के लिए, मैंने इस पूरे पार्ट को एन पार्ट्स में ब्रेक किया, एन पार्ट्स में ब्रेक किया, एन पार्ट्स में, एन पार्ट्स में ब्रेक किया, और मैंने लिखा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट है एन टेंड्स टू इंफिनिटी। एन की ये लिखने का तरीका है, मैंने कहा एन मैंने पार्ट से ब्रेक किया, और एन मैं बता रहा हूं बहुत बड़ा है, और मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां से आरएथ डिवीजन में आया, आरएथ डिवीजन में, आरएथ डिवीजन में आया। आरएथ डिवीजन में मैंने कहा कि ये एक रेक्टेंगल है। आप में से कई लोगों ने कहा कि सर क्या बकवास कर रहे हो, इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, इट इज, ये ऊपर ऐसे तिरछा है, ये रेक्टेंगल कैसे? मैंने कहा है रेक्टेंगल। आपने कहा वो तिरछा है, मैंने कहा नहीं, मेरी लाइन इतनी पास है कि वो सीधा है। आपने कहा गलती कर रहे हो, मैंने कहा चलो गलती मान लो तुम, अभी तुम्हें लग रही है गलती, पर मैं कह रहा हूं गलती नहीं है, क्योंकि मेरी लाइनें बहुत पास पास है। आपने कहा गलती है, मैंने कहा ठीक है चलो मैं देखता हूं, ये तो पक्का है ना कि इसका एरिया हाफ एल बी यहां से आया? मैंने कहा हाँ यहां से आया। मैंने कहा गलती कर रहा है, मैंने कहा गलती नहीं है, मैंने कहा इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर जैसे इसका एरिया निकालने की कोशिश करिए, आरएथ डिवीजन है, तो यहां से यहां तक की लंबाई मुझे उम्मीद है हर खाना बी बाई एन लंबाई का होगा। तो अगर वो आरएथ डिवीजन है तो वो खाने की लंबाई आर बी बाई एन होगी, वो खाने की लंबाई आर बी बाई एन होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर मैंने बी सेगमेंट को एन डार्क्स में डिवाइड किया है तो हर सेगमेंट की लंबाई बी बाई एन है। तो आरएफ डिवीजन की ओरिजिन से जो दूरी होगी वो आर बी बाई एन होगी, बी बाई एन, बी बाई एन, बी बाई एन, बी बाई एन, बी बाई एन। आरएफ डिवीजन है तो उसकी लंबाई होगी आर बी बाई एन। ये, अगर ये आर बी बाई एन है, वी कैन फाइंड आउट दिस हाइट। हम ये हाइट निकाल सकते हैं कैसे? सिंपल सिमिलर ट्रायंगल से, सिंपल सिमिलर ट्रायंगल से। ये बाई ये इज ये बाई ये, तो हम यहां पे लिख सकते हैं एल बाई बी इज एच बाई आर बी बाई एन, आर बी बाई एन। तो उससे हमारी हाइट निकल के आ गई, हाइट हमारे पास निकल के आ गई। अगर हम बात करें तो वो आ गई आर एल बाई एन, ये हमारे पास हाइट निकल के आ गई।
किसकी हाइट निकल के आ गई? जो ग्रीन मैंने वहां पर रेक्टेंगल बनाया। आई होप आपने कहा रेक्टेंगल नहीं है, मैंने कहा 2 मिनट चुप रह लो भैया, रेक्टेंगल है वो। आपने कहा अच्छा चलो गलती तो हो रही है, तुम्हारी गलती है, गलत आंसर आएगा। मैंने कहा देख लेते हैं। हाइट उसकी हो गई RL/N। आई होप इतनी सिंपल सिमेट्री आप समझ पा रहे हैं, एकदम सिंपल सिमिलर ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। आई होप सबको दिखाई दिया होगा कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है जिसका मैंने इस्तेमाल किया। अब ये RL/N इसकी हाइट हो गई, और इसकी चौड़ाई जो हो गई वो हो गई B, एक खाने की चौड़ाई है यानी B/N। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू 0 में अगर मैं इस तरह, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा RL/N इंटू B/N। और अगर मैं इस तरह के सारे रेक्टेंगल को एरिया को जोड़ दूं, अगर मैं इस तरह के सारे रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दूं, यानी कि मैं यहां पर डाल दूं समेशन, ये समेशन का साइन है, यहां पे मैं डाल दूं समेशन, कितना आ गया हमारे पास? RLB/N²। मैंने कहा ये मेरा असली एरिया दे देगा। आप कहेंगे सर आपके एरिया में गलती है, हर बार थोड़ा थोड़ा छोड़ के गए हो। मैंने कहा छोड़ा है, पर वो कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैं बता रहा हूं कि छोड़ा है ही नहीं, क्योंकि आई एम डूइंग अ मिस्टेक विच नोबडी कैन फाइंड आउट। तो आपने कहा कितनी छोटी मिस्टेक है? मैंने कहा इतनी छोटी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैंने कहा ये ठीक है। फिर मैंने इस एरिया को निकालने की कोशिश की, तो अगर आप देखें तो इसमें से आर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 बदलती जाएगी। एल कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, सब बाहर आ गया। तो एरिया की वैल्यू हमारे पास आ गई LB/N², LB/N² समेशन आर, लिमिट आर की वैल्यू 1 से n तक, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने इस एरिया को और लिखने की कोशिश की, तो मैंने लिखा एरिया इज इक्वल टू LB/N²। इसका समेशन क्या किया? ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n, वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी। आपको n नेचुरल नंबर का समेशन पता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आपको आता है? क्या होता है समेशन? 1 + 2 + 3। हाउसफुल कॉमेडी नो, आज हमारी क्विज नहीं है। आप मुझे बताइए पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n, इस तरह समेशन की वैल्यू क्या होती है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n, इसके इसके n के समेशन की वैल्यू क्या होती है? n नेचुरल नंबर के समेशन की वैल्यू क्या होती है? n नेचुरल नंबर के समेशन की वैल्यू क्या होती है? कैन यू टेल मी? समेशन बेटा, समेशन का मतलब जोड़, 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का जोड़ तो पता होना चाहिए। मेरा बेटा भी 7वीं में, उसको तो याद है। 1 + 2 + 3 + 4 कैसे जोड़ते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 अब 2n नंबर। इसके जोड़ने की वैल्यू कितनी होती है? इसके जोड़ने की वैल्यू कितनी होती है? एडिटर प्रिंस जी बताइए कैसे जोड़ते हैं? चलिए मैं इसको समझा भी देता हूं, मैं इसको समझा देता हूं यहां पर। अगर आपसे कहा जाए 1 + 2 + 3, कुछ भी नहीं आता, +50 तक, मान लो आपको कोई एपी वेपी भी कुछ भी नहीं आती, 1 से लेके 50 तक जोड़ना है, 1 से लेके 50 तक जोड़ना है, तो क्या 1 और 50 को जोड़ू? यहाँ पे 49 लिखा होगा, यहाँ 48 लिखा होगा, यहाँ 47 लिखा होगा, ऐसे 47। क्या 1 + 50 51 होता है? 1 + 50 51 होता है। क्या 2 + 49 भी 51 होता है? क्या 3 + 48 भी 51 होता है? क्या 4 यहां लिखा होता, 4 + 47 भी 51 होता है? तो क्या ये 51 प्लस ऐसे हमारे पास आ जाता है यहाँ पर? क्या ये यहां से यहां तक ऐसे जुड़ जाता? क्या ये जुड़ जाता? तो क्या 51 के सेट हमारे पास 25 आते? क्या 51 के सेट हमारे पास 25 आते हैं यहाँ पर? तो हमारे पास यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखते तो 51 के सेट 25 आ रहे हैं हमारे पास। तो इसका समेशन का फॉर्मूला हमारे पास कितना हो जाता? इसके समेशन का फॉर्मूला होता 25 × 51, 25 × 51, 25 × 51 हमारे पास समेशन का फॉर्मूला हो जाता। 25 × 51 हमारे पास समेशन का फॉर्मूला हो जाता। इज इट क्लियर? जगह जोड़ने का तरीका है, बचपन में पजल की होनी चाहिए आपने। तो इसका मतलब है कि अगर 1 से लेकर, याद रखिएगा आगे से n नंबर तक, इंटीजर तक समेशन है, तो उसकी वैल्यू होती है nn+1/2। nn+1/2 इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है nn+1/2। याद रखिएगा आगे से याद रखिएगा, बिल्कुल सही, n × n+1/2।
n इंटू एन प्लस वन बाई टू, बिल्कुल सही जी कृष्णा चैतन्य, बिल्कुल सही बात बताई आपने, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होती है। तो अब हमने यहां पर वापस आते हैं तो हमने कहा इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इस एरिया की वैल्यू आएगी एल बी बाई एन स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n n प्लस वन बाई टू। तो इसका मतलब आया एरिया एन स्क्वायर अंदर चला गया, एल भी बाहर ही रह गया, लिमिट अभी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक n से n कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारे पास कितना n प्लस वन बाई टू एन। आई होप दिख रहा होगा, n प्लस वन बाई टू एन हमने भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया, एरिया की वैल्यू आ गई। यहां फिर यहां लिख रहा हूं एल बी वन बाई टू प्लस वन बाई टू एन और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब बताइए n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो वन बाई इंफिनिटी वाला नंबर, अगर n बहुत बड़ा नंबर है तो उसका इनवर्स बहुत छोटा नंबर होगा। जैसे 10 है, 1/10 छोटा हो गया, 20 है तो 1/20 और छोटा हो गया, 1/100 और छोटा हो गया, तो 1/n और छोटा हो जाएगा, 1/n और छोटा हो जाएगा, यानी इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा सर छोड़ रहा हूं, गलती हो रही है, मैंने कहा कुछ नहीं गलती हो रही, मैं छोड़ ही तो रहा हूं, कि छोड़ने से कोई गलती नहीं हो रही है। उसने कहा गलती हो रही है सर, मैंने कहा नहीं हो रही है, क्योंकि आपने इतनी छोटी गलती की है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एल बी, और इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ये जीरो हो गया, तो इंटू हाफ, विच कम्स आउट एल बी बाई टू, विच कम्स आउट एल बी बाई टू, विच इज क्लियरली यहां से दिख रहा था। तो ऐसी गलती लिमिट में हम करते हैं ऐसी गलती हम लिमिट में करते हैं जिसको गलती से छोड़ भी देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमें समझ में आ गया, हमारी किताब में बहुत क्लियरली ये चीजों को लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करिए, बहुत ही बढ़िया। टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, क्या लिखा हुआ है? अगर उसने बोल रहा है कि यार अगर हम कहीं कहीं, यहां पर उसने लिमिट को समझाने की कोशिश की, अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम गाड़ी से जा रहे थे, मैंने कहा 6 बजे, इन्होंने भी एग्जांपल दिया, कश्मीरी गेट से मेट्रो में बैठ के 10 बजे निकल रहे थे। आप ऐसे सोचिए, आप गाड़ी से जा रहे थे, अगर आपसे मैंने बोला 6 बजे तुम्हारी स्पीड कितनी थी, 6 बजे तुम्हारी स्पीड कितनी थी, आपने कहा 6 बजे मेरी स्पीड कितनी थी, ये कैसे पता लगा है? 6 बजे तुम्हारी स्पीड कितनी थी ये कैसे पता लगा है? मैंने कहा स्पीड पता लगाने के लिए तो आपको चल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो उसके लिए डिस्टेंस होगी तभी ना टाइम से भाग दोगे, तभी तो स्पीड निकल के आएगी आपकी। आपने कहा सर उस समय कितनी स्पीड थी, इसका क्या मतलब है? स्पीड तो समय अंतराल के दौरान होनी चाहिए। मैंने कहा तुम ऐसा मान लो कि 6 बजे से 6 प्लस 0 प्लस समय, यानी 6 बजे से स्टार्ट करके 6 प्लस 0 प्लस का समय है, यानी इस 0 प्लस के समय को, स्मॉल समय को हम आगे जाके dt भी लिखेंगे, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल को dt से, ये d जो है वो रिप्रेजेंटेशन है छोटे का। आपने कहा 6 प्लस dt समय में आपकी स्पीड 6 से 6 प्लस dt समय में देगा, और उसमें आप ऑब्वियसली बहुत कम दूरी चलेंगे, उस दूरी को भी हम 0 प्लस यानी ds से रिप्रेजेंट कर। तो आपने ds जो है वो आपकी छोटी सी दूरी है, कितनी छोटी, जो आपने कहा सर इसमें थोड़ी सी तो गलती होगी, मैंने कहा नहीं गलती है यार, 6 बजे तुम्हारी स्पीड इतनी ही निकलने वाली है। आपने कहा dt समय में तो बदल गई होगी थोड़ी सी, मैंने कहा dt इतना छोटा समय कि तुम सोच भी नहीं सकते, ds उतनी छोटी दूरी है कि सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा अगर मैं ds बाई dt की वैल्यू निकालूंगा तो ये तुम्हारी 6 बजे स्पीड होगी, 6 बजे स्पीड होगी, यानी 6 बजे तुमने कहां पर हो ये बात समझने की कोशिश करिए। इन्होंने एग्जाम्पल में समझाया कि तुम कश्मीरी गेट से कहीं जा रहे हो, किताब में समझाया गया बहुत अच्छे तरीके से, तो तुम्हारा हर टाइम पर अलग अलग जगह पोजीशन है। उसने कहा कि ft को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि डिस्टेंस तुमने जितनी चली है वो है, डिस्टेंस जितनी चली है वो डिस्टेंस को ft कहा। तो 10 बजे तुमने कितनी डिस्टेंस चली है, वो तुमने कहा 10 बजे तो मैंने 0 डिस्टेंस चली है, यानी ft की वैल्यू 10 बजे की वैल्यू ft की वैल्यू 0 होगी, उसकी लिमिट 0 होगी, आपने डिस्टेंस चली नहीं है, 10 टू 0 है, तो वो 10 टू 0 को लिमिट की तरह डिफाइन किया। उन्होंने दूसरा एग्जांपल लिखा, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, उन्होंने कहा कि सर्कल है, सर्कल की परिभाषा बचपन में तो पढ़ी है ना, कि अगर एक पॉलीगन है,
3 साइड का, फिर 4 साइड का, फिर 5 साइड का, फिर 10 साइड का, फिर 15 साइड का रेगुलर पॉलीगन बनाते जा रहे हैं। अगर आप इस तरह से नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो अल्टीमेटली इट विल टर्न आउट इन अ सर्कल। यानी अगर वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट साइड्स का ट्रायंगल पॉलीगन बना देंगे, वो सर्कल हो जाएगा। आपने कहा नहीं सर तब भी थोड़ा बहुत रहेगा, मैंने कहा नहीं रहेगा। इनफाइनाइट साइड का मतलब ही इतना है कि इतने ज्यादा लाइनें खींची हैं कि वो आपको कर्व सा दिखाई देने लगेगा। वो आपको कर्व, जैसे कभी हमने कर्व को लाइन बनाया था, तो लाइन को कर्व बना सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर इतने छोटी चीज की बात कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द लिमिट इज, इसलिए समझना बहुत जरूरी होगा। मैंने जो परिभाषा पढ़ी थी, उस परिभाषा अगर आप पढ़ते तो और मुश्किल हो जाता, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। अब वो कहता है कि कोई बोलता है कि एक्स टेंडिंग टू ए का क्या मतलब होता है, एक्स टेंडिंग टू ए का क्या मतलब होता है। एक्स टेंडिंग टू ए का क्या मतलब होता है? उसने कहा एक्स, इसमें लिखा था एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टेंडिंग टू 4। इसका मतलब होता है कि मैं एक्स 4 के इतना करीब पहुंच रहा हूं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैं 4 के उतना करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। यानी कि आपने कहा कि मैं सोच सकता हूं एक नंबर, आपने कहा कौन सा नंबर? उस आपने कहा कोई भी नंबर तुम सोचो। तुम कोई, जब वो बोल रहा है कि एक्स टेंडिंग टू ए है, एक्स टेंड टू ए है, इसका मतलब है कि मैं एक्स के इतना करीब हूं कि एक्स ए पर नहीं पहुंचा हूं, ए पर नहीं पहुंचा हूं, पर मैं ए के इतना करीब पहुंच गया हूं कि तुम उसके और ए के बीच का डिफरेंस बता ही नहीं सकते कितना है। तो एक्स इंटू ए कहता है कि आई एम क्लोज टू ए, आई एम नॉट ए फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी कि अगर मैं एक्स में से ए घटाऊं तो उसकी वैल्यू जीरो से तो बड़ी आएगी, जीरो से तो बड़ी आएगी। एक्स में से ए को घटाऊंगा, मॉड लगाए मतलब निगेटिव साइड पॉजिटिव साइड किधर साइड से भी आ सकते हैं। एक्स की वैल्यू ए से तो अलग आएगी, यानी एक्स और ए डिफरेंट है, तभी उसका डिफरेंस जीरो से बड़ा आ रहा है। लेकिन ये छोटा आएगा किससे? डेल्टा से। आपने कहा डेल्टा क्या है? मैंने कहा डेल्टा तुम्हें दे दिया, तुम्हारे मन में सोचा गया कोई भी नंबर हो, तुमने मन में कोई भी नंबर सोचो, डेल्टा ये उससे भी छोटा है, ये उससे भी छोटा है, इनके बीच का गैप, ये इनके बीच का गैप उससे भी छोटा है। ये बात उसने हमको समझाई कि ये इतना क्लोज है कि तुम जो नंबर सोचोगे उससे भी करीब है। कई बार हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे ए प्लस। ए प्लस का मतलब होता है ए का, ए से जस्ट बड़ा नंबर। और एक बार नंबर इस्तेमाल करेंगे ए माइनस, इसका मतलब होता है ए से जस्ट छोटा नंबर। देखिए ए लिखा है, तो जब हम इसके बहुत करीब पहुंचते हैं, यहां इस तरफ से बहुत करीब पहुंचते हैं, तो हम कहते हैं सबसे करीब वाला नंबर ए माइनस है। और इधर से सबसे करीब पहुंचते हैं तो हमने कहा इसके सबसे करीब वाला नंबर ए प्लस है, ए से जस्ट बड़ा और ए से जस्ट छोटा। तो दिस इज द मीनिंग, दिस इज द मीनिंग। कृष्णा चैतन्य, दिस इज द मीनिंग। यस, ये उसका मतलब होता है, ये उसका मतलब होता है कि उसके करीब इतना पहुंच गया। बुक में साफ साफ ये समझाया हुआ है, यहाँ पर बुक में साफ साफ समझाया हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल के सवाल कैसे आएंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे आएंगे। उसने बोला, एक टर्म आपको बोला कि एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2, एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, ये वाई है, ये वाई है। मेरी बात को समझिएगा, वाई है। उसने कहा वाई का, वाई की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताओ, वाई कितना होगा, वाई की वैल्यू कितनी है अगर वो मुझे एक्स की वैल्यू देगा। एक्स की वैल्यू 3 देगा तब पूछेगा वाई, एक्स की वैल्यू 1 देगा वाई कितना है, एक्स की वैल्यू 5 देगा वाई कितना है, एक्स की वैल्यू 4 देगा वाई कितना है, एक्स की वैल्यू 7 देगा वाई कितना है, एक्स की वैल्यू 7.3 देगा वाई कितना है। तो हम सब में वाई निकाले थे। फिर उसने कहा एक्स इक्वल टू 2 पर वाई कितना है, एक्स इक्वल टू 2 पर वाई कितना है। मैं एक्स इक्वल टू 2 पर, बाकी सब में तो लाल के कोई दिक्कत नहीं थी, पर एक्स इक्वल टू 2 डालते तो दिमाग खराब हो गया, ऊपर भी जीरो आ गया, नीचे भी जीरो आ गया। जीरो से भाग देना तो हमने सीखा ही नहीं है यार, जीरो से भाग देना तो हमने सीखा ही नहीं है। जीरो से भागने कोई मतलब है? जीरो में जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा? ये सेम सवाल रामानुजम ने पूछा था अपने स्कूल में। रामानुजम के ट्विस्टर जी ने, पहला सवाल जो रामानुजम थे उन्होंने सोचने का तरीका देखिए, चौथी पांचवी क्लास का बच्चा,
मास्टर जी बता रहे थे कि 5 केले 5 बच्चों में बांटे गए तो हर बच्चे को कितने केले मिलेंगे। उनका बच्चों ने बोला एक। मास्टर का बहुत बढ़िया। मास्टर जी ने पूछा 10 बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बनाना ईच स्टूडेंट विल गेट। सारे बच्चों ने चिल्लाया एक साथ 1। मास्टर जी बहुत खुश। फिर रामानुजम ने हाथ खड़ा किया। रामानुजम ने कहा कि सर अगर अगर 0 केले 0 बच्चों को बांटे जाएंगे तो हर बच्चे को कितना केला मिलेगा। पूरी क्लास हंसने लगी, सबने भी गुस्सा किया। सर कहते क्या फालतू बातें कर रहा है। पर उसने कहा डिवीजन तो डिवीजन है ना, कभी पर अभी आप हमने हमको फ्रैक्शन से डिवाइड करना सिखाया, तो 0/0 की क्या वैल्यू होती है। तो वहां से रामानुजम का दिमाग चमका था कि यार ये क्या चीजें, उनको समझने की कोशिश करें, ये 0/0 की क्या वैल्यू है। तो आंसर इसका आएगा x = 2 पर पहली बात y इज नॉट डिफाइंड। y is not defined, y is not defined। x = 2 पर y की वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्योंकि वहां पे 0/0 का फॉर्म है। बहुत बढ़िया बात है भाई, नहीं ठीक है, नहीं डिफाइन है यहां पर। अब बात है कि x = 2 पर नहीं डिफाइन है, पर 2 के बगल में कितनी वैल्यू, 2 के जस्ट राइट साइड में कितनी वैल्यू है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तब हम यहां पे लिमिट पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² -4/x - 2 की क्या वैल्यू है। 2 पे तो चलो कहा आपने नहीं पता क्या वैल्यू है, पर 2 के बहुत करीब कितनी है, 2 के बहुत करीब कितनी है, तो 2 के बहुत करीब हमने निकालने की कोशिश की। तो क्या अगर x2 का भाग नहीं है, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूं x - 2 इंटू x + 2 अपॉन x - 2 लिख दूंगा। यहां पे जैसे ही मैंने लिखा, क्या x - 2 कैंसिल बिकॉज x इज नॉट 2, तो डिवाइड काट सकते हैं, 0 0 तो है नहीं। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ गई x + 2, और 2 के बहुत करीब पूछ रहा है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 विच इज 4। आपने कहा 2 पर निकालिए क्या, मैंने कहा 2 के बहुत करीब है। आपने कहा 2 के बहुत करीब नंबर तो 2 नहीं होगा ना, मैंने कहा 2 के इतना करीब है कि वो लगभग 2 ही दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो अगर आप इसका ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो हर जगह इसकी वैल्यू x = 2 पे नहीं डिफाइन है, x = 2 पर नॉट डिफाइंड है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है। पर x = 2 के अलावा हर जगह इसकी वैल्यू x + 2 से निकाली जा सकती है। तो इसका मतलब इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ कैसा आएगा, y की वैल्यू, y और x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, और ये इस तरह से आएगा। लेकिन ये एक जगह यहां पे ये लगा और ये लगा, ये यहां पर नहीं डिफाइन है, ये यहां पर ऐसे गया, तो ये एक जगह डिफाइन नहीं है। ये कहां पे डिफाइन नहीं है, x = 2 पर। तो यानी यहां से यहां जाने पर ये एक जगह डिफाइन नहीं है, बाकी जगह डिफाइन है, एक जगह डिफाइन नहीं है, बाकी जगह डिफाइन है। कैन यू सी दैट। क्लियर है मेरी बात। यस प्लीज टेल मी एमसीक्यू, व्हाट इज योर क्वेश्चन। अपने सवाल पूछिए। तो मुद्दा यह है कि x = 2 पर यहां पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है, पर x = 2 पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो डिफाइन नहीं है। तो इस तरह की चीजों को सॉल्व करना हमें आना चाहिए, ये हमारा लिमिट हमें समझाता है। दिस इज व्हाट वी लर्न इन लिमिट। लिमिट हमेशा हमें बताता है कि मैं यहां पर अप्रोच कर रहा हूं और इतना क्लोज पहुंच जा रहा हूं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बंदा एक घर से, एक रैबिट है, ये रैबिट है, और ये रैबिट अपनी इस जगह से, सामने वाली वॉल से 20 मीटर की दूरी पे था, 20 मीटर की दूरी पे था, और वो एक छलांग मारता है, और जो भी दूरी होती है, एक छलांग मारता है तो जो भी दूरी होती है उसकी आधी दूरी पे पहुंच जाता है। यानी कि पहली छलांग में वो 10 मीटर पे पहुंच जाता है, अगली छलांग में वो 5 मीटर पहुंच जाता है, फिर 2.5 मीटर पे, फिर 1.25 मीटर, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या ये कभी उस पर पहुंच पाएगा? मैं कहूंगा नहीं, दिख तो नहीं रहा उस पर पहुंच पाएगा। लेकिन हम इसको कहेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n इज नंबर ऑफ छलांग, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, टोटल डिस्टेंस जो ये चलेगा, टोटल डिस्टेंस जो ये चलेगा, उसकी वैल्यू 20 मीटर के बराबर आएगी। ये मतलब है लिमिट का।
ये मतलब है लिमिट का कि एन अगर बहुत लार्ज है, इनफाइनेटली लार्ज है, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। यानी कि अगर आप उतने छलांग मारे जितने मैं सोच भी नहीं सकता, तो आप पहुंच जाओगे। तो इसको एग्जैक्ट ये सही वैल्यू है कि 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 20 ही पे लिमिट करेगा, यानी उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। कुछ भी कर ले 20 पे खत्म होना है इसको, 20 पे खत्म होना है। और 20 के कितना करीब पहुंच सकता है? उतना करीब पहुंच सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आपने कहा सर क्या 20 से 1 मिलीमीटर दूर पहुंच सकता है? मैंने कहा हाँ पहुंच सकता है। आप चाहोगे तो निकालोगे तो आ जाएगा, 30 छलांगों में पहुंच जाएगा। आपने कहा 20 से 1 माइक्रोमीटर दूरी पहुंच सकता है? मैंने कहा हाँ पहुंच सकता है। आप निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर जो है वो कुछ 100-200 लीप्स में पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पहुंच तो जाएगा 20 पे, अगर इनफाइनाइट टेंट को कर रहा है। जैसे एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूं, 0.9 बार, 0.9 बार, इसकी वैल्यू क्या एग्जैक्ट 1 के बराबर होती है कि 1 से छोटी होती है कि क्या है? एग्जैक्ट 1 होता है? क्या ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि क्या ये एग्जैक्ट 1 है? और क्या हम ये कहेंगे कि 0.9 बार, 0.9 बार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1? ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 कहेंगे कि एग्जैक्ट इक्वल टू 1 कहेंगे? ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 कहेंगे कि एग्जैक्ट इक्वल टू 1 कहेंगे प्रीति? ऑलमोस्ट। वी विल हैव क्विज इन, नॉट टुडे। प्रीति बताइए। जल्दी। वी विल हैव क्विज नॉट टुडे, इट विल बी इन नवंबर। मैंने पहले ही बताया है कि नवंबर और फेब में क्विज होगी। आप में से कई बच्चों ने कहा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, पर मैथ्स की लिमिट वाली प्रॉपर्टी कहती है नहीं, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। आपने कहा सर गलती है, मैंने कहा ऐसी गलती, यही है बेसिक फंडामेंटल लिमिट का। आई एम डूइंग अ मिस्टेक, नोबडी कैन फाइंड आउट, दैट मींस इट इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज एग्जैक्टली 1। It is exactly 1. It is not tending to 1. It is exactly 1. Because I am saying n tends to infinity है। मैं यहां पे कह रहा हूं n tends to infinity है। और कॉमन सेंस से भी समझिए, अगर 1/3 की वैल्यू लिखूंगा तो 0.33333 अप टू इंफिनिटी लिखूंगा। तो इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। तो 0 पॉइंट हर जगह 3 का मल्टीप्लाई होगा, कैरी तो कोई आएगा नहीं। 9999999 अप टू इंफिनिटी आ जाएगा। ये एग्जैक्टली इंफिनिटी है, इसीलिए कहते हैं लिमिट का मतलब है, लिमिट कभी भी, लिमिट से जो आंसर निकलता है वो एग्जैक्ट आंसर होता है। आपने कहा एग्जैक्ट नहीं, क्लोज होता है। क्लोज नहीं, एग्जैक्ट है, क्योंकि जो गलती मैं कर रहा हूं वो कोई नहीं बता सकता। यही पूरी कैलकुलस का बेस लाइन है। बहुत कम लोग फॉर्मूले लगा देते, पर ये बात समझ में नहीं आती। कैलकुलस कहता यही है कि आई एम गोइंग टू डू अ मिस्टेक विच नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन फाइंड आउट, इट मींस इट इज नॉट अ मिस्टेक। तो इसलिए 0.9 बार की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होती है। 0.9 बार की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होती है। प्रीति ये बात तो समझ में आई होगी बेटा, आप छोटी क्लास में, पर ये बात तो समझ में आई होगी कि वो एग्जैक्ट 1 है, क्योंकि मैं एक ऐसी गलती कर रहा हूं। मतलब कभी कोई कहता है कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 का मतलब यानी कि उसको पता है। जब कोई बोलता है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तब उसको वो कहता है कि मुझे पता है कि डिफरेंस कुछ है, मुझे फाइनाइटली डिफरेंस होता है। जब फाइनाइटली डिफरेंस होता है तब हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। जैसे कि हमने कहा 0.99 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, but 0.99 up to infinity is not almost equal to 1, it is exact equal to 1। ऑलमोस्ट इक्वल तभी लगाया जाता है जब उनके बीच का डिफरेंस फाइनाइट हो। अगर उनके बीच का डिफरेंस फाइनाइट नहीं है तो वो दोनों चीजों को हमेशा बराबर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब दो चीजों का डिफरेंस फाइनाइटली नहीं निकाला जा सकता तो हम कहते हैं कि वो दोनों चीजें बराबर है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कि हम दोनों चीजें बराबर कहते हैं, दोनों चीजें बराबर कहते हैं, ये दोनों चीजें बराबर है। जैसे मेरी बात समझ में आई? दोनों चीजें बराबर कहलाएंगी कब? जब उनका अंतर फाइनेटली नहीं निकाला सकता। नो, एमसी गिलर ने कहा कि आपने
जब 0.9 बार को 1 लिखा, इसका मतलब है आप 0.9 बार को रेशनल कह रहे हैं। अरे हाँ भैया, वो रेशनल ही है, वो रेशनल नंबर ही है, वो रैशनल नंबर ही है। 0.9 बार इज अ रैशनल नंबर, अनडाउटेडली इट इज अ रैशनल नंबर। किसने बोला आपको इररेशनल नंबर? इररेशनल नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं जिनको आप, अगर डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, जो कि अगर आपने किसी भी नंबर को डेसिमल में लिख रहे हैं, अगर वो टर्मिनेटिंग है यानी खत्म हो रहा है फाइनली, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव है, दोनों केस में उसको रैशनल नंबर ही कहा जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव है, तो ये रैशनल नंबर ही कहलाएगा, ये रैशनल नंबर ही कहलाएगा। इररैशनल नंबर वो होते हैं जिनका आपको न पता है कि एक इनका पैटर्न, ना वो टर्मिनेटिंग है, ना सेम टाइप के नंबर रिपीट हो रहे हैं, ना सेम टाइप के नंबर रिपीट हो रहे हैं। उस केस में हम उसे कहते हैं, उस केस में हम उसे कहते हैं कि वो इररैशनल नंबर है। क्यों कहते हैं इररैशनल नंबर को इररैशनल नंबर? क्योंकि आप उसको, आपके कॉमन सेंस से नंबर कैसे बने, आपके बचपन में नेचुरल नंबर बने कि आपने कहा एक है, दो है, एक आम, दो आम, दुनिया में जो मिल रहा है वो सब नेचुरली अकरिंग नंबर है। आम मिलेंगे तो नेचुरल नंबर के फॉर्म में मिलेंगे, पत्तियां मिलेंगी नेचुरल नंबर के नाम में मिलेंगी। फिर आप थोड़ा बड़े हुए, उसने कहा अगर मैं आधा आम काट दूं तो आपने नंबर की कल्पना की, तो आपने उसको, आपने कहा हाफ भी एक नंबर है, हाफ मैं पा सकता हूं, हाफ नंबर मैं पा सकता हूं, हाफ नंबर पा सकता हूं। किसी ने कहा मेरे को 5.5 नंबर है, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है 5.5 का, नेचुरली अकरिंग चीजों में, कि 5 आम पूरे दिए और आधा आम दिया। आपने कहा 5.3, मैंने कहा 5 आम पूरे दिए और एक आम के 10 हिस्से करके 3 हिस्से तुम्हें और पकड़ा दिए। पहले पूरे 5 आम दिए, फिर 3 हिस्से। लेकिन इररेशनल नंबर वो नंबर होता है कि आप इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दे ही ना पाए। दैट्स वाई ये हमारे दिमाग के खराब कर देता है। दैट्स वाई वी कॉल इट इररेशनल। इट इज नॉट रैशनल, रैशनल नहीं है ये। रैशनली हम सोच नहीं पा रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं ऐसे कैसे बांटू मैं इस नंबर को, कैसे दूं किसी को। रैशनली हम सोच नहीं पा रहे हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल दीस काइंड ऑफ नंबर इररेशनल नंबर। लॉजिक है नाम के पीछे, रैशनल मतलब हमारे, हमारा जो कॉमन सेंस काम करता है उससे हम समझा पाए। इररेशनल मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस नंबर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस नंबर। तो लिमिट की चीजों को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक, लिमिट की बेसिक बातें हमें याद रखनी चाहिए। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो कि शायद थोड़ी बड़ी क्लासेस के लिए है, पर ये याद रखेंगे तो हमारा बहुत काम आएगा। कि अगर हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू, थीटा अगर 0 को टेंड कर रहा है, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू, थीटा अगर 0 को टेंड कर रहा है। और एक और बात, थीटा किस में है? थीटा 0 को टेंड कर रहा है, साइन थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो 1 होती है। ये एक आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपके सवालों में काम आएगा, आपके सवालों में काम आएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपके सवालों में काम आने वाली है। ये बात याद रखिएगा, ये सारी वैल्यू हमारे काम आने वाली है, ये याद रखिएगा। दूसरी हमें क्या याद रखना है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, टेन थीटा बाई थीटा, टेन थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। ये दो लिमिट्स हमें पहले याद रखनी है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये दो लिमिट हमें याद रखनी है। जैसे मान लो कभी किसी ने कहा कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, y इज इक्वल टू x, x अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका ग्राफ खींच के दिखाइए, इसका ग्राफ खींच के दिखाइए। तो इसका ग्राफ हम खींचने की जब हम कोशिश करेंगे तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू है। तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पे तो ये क्लियरली, x इक्वल टू 0 पे तो ये क्लियरली क्या इसकी वैल्यू आ रही है? 0 आ रही है बिना दिक्कत के। x की वैल्यू 0 डालो, सीधे सीधे 0 आ रही है। y और x का ग्राफ खींच रहा है। अब x जब बहुत लार्ज हो जाएगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो क्या होगा? तो आपने कहा सर तो फिर तो ऊपर भी इंफिनिटी है नीचे भी इंफिनिटी है, कैसे करें? यहां पर इंफिनिटी में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। आपने इसको थोड़ा खोल के लिखा, आपने इसको पूरा खोल के लिखा, इसको लिखा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x,
और फिर आपने ऊपर वाले x का भाग दिया तो आया 1/x प्लस 4/x, यहां पर प्लस 4, ये आ गया। अब x बहुत लार्ज है, x बहुत लार्ज है, ये तो 4 लिखा हुआ है, ये 0 हो गया और ये लार्ज हो गया, तो 1/, ये ओवरऑल नंबर कैसा हो गया, लार्ज हो गया। तो अगर x की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, यानी हम कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी में 0 को टेंड कर रही है। x जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा y की वैल्यू 0 को टेंड करेगी, x की वैल्यू जैसे जैसे इंफिनिटी को जाएगी y की वैल्यू 0 को टेंड करेगी, यानी यहां पर भी फंक्शन 0 है और यहां पर भी फंक्शन 0 है, और हर x पर कोई ना कोई y मिल रहा है, हर x पर कोई ना कोई y मिल रहा है, इसका मतलब है ये 0 है, तो आपने कॉमन सेंस से लगाया कि 0 से 0 है, हमेशा 0 तो नहीं है, तो ये x इक्वल टू 1 पे तो इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है, इसका मतलब है 0 से 0 जाना है और हर x पर कोई वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब है ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, यानी कि इसका ग्राफ खींचने में पेन उठाना नहीं है। कंटिन्यूअस का एकदम सिंपल मतलब कि ग्राफ खींचेंगे तो उसका पेन नहीं उठाना है। अब आपने कहा 0 से 0 जाना है बिना पेन उठाए और बीच में कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब पहले उठे होगे फिर गिरे होगे, तो ये क्वालिटेटिवली आपने इसका ग्राफ बना लिया, एक मुश्किल ग्राफ आपने ये ड्रॉ करके दिखा दिया, मुश्किल ग्राफ आपने ड्रॉ करके दिखा दिया, क्वालिटेटिवली एक मुश्किल ग्राफ आपने ड्रॉ करके दिखा दिया। द रीजन बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि इसका ग्राफ कभी भी खींचेंगे तो हमें पेन नहीं उठाना है, हम ग्राफ खींचते समय पेन नहीं उठाना है। जैसे मान लो अगर कोई यहां से इस तरह यहां से यहां जाना है बिना पेन उठाए, तो हम ये सारे ग्राफ ऐसे जाए, बिना पेन उठाए यहां से यहां पहुंच जाए, बिना पेन उठाए यहां से यहां पहुंच जाए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूअस। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूअस। सब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि बिना पेन उठाए वहां पहुंच जाओगे, सिंपल बेसिक मतलब। कोई बोले ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, उसका क्या मतलब हुआ, ग्राफ कंटिन्यूअस है इसका मतलब हुआ कि बिना पेन उठाए वहां पे पहुंच जाते हैं, बिना पेन उठाए वहां पर पहुंच जाते हैं। अब ये बात जब आपने बोली कि बिना पेन उठाए यहां पर पहुंच जाते हैं, तो इसका तो ये तो हुआ ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे तब। अब बिना ग्राफ ड्रॉ किए, अगर आप बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप पेन उठाए बिना पहुंच जाते हैं, कंटिन्यूअस है ग्राफ, तो उसका क्या मतलब है, कंटिन्यूअस है ग्राफ मतलब उसके पहले से उसके बाद तक पहुंचना। यहां पे ग्राफ कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसके पहले से उसके बाद तक बिना पेन उठाए मैं पहुंचूंगा, उसके पहले से बाद तक बिना पेन उठाए पहुंचूंगा, यानी उसकी जैसे x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू ए पे कोई ग्राफ कंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब हुआ कि उससे पहले से उसके बाद बिना पेन उठाए पहुंचूंगा। इसका मतलब है x की a से जो पहले वैल्यू होगी, x की a की जो बाद वैल्यू होगी और x की a पर जो वैल्यू होगी, तीनों की तीनों वैल्यू एक ही बराबर होंगी, तभी तो बिना पेन उठाए पहुंच रहे हैं। यानी a के जस्ट पहले जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जो a से जस्ट पहले है उस पर भी उतनी ही लगभग हाइट होगी जस्ट नेक्स्ट वाले की, तभी तो बिना पेन उठाए पहुंच रहे। अगर मान लो x के पहले वाले की हाइट यहां पर खत्म होती और x पर ये हाइट यहां होती और फिर उसके बाद वाली हाइट यहां होती, तो हम यहां से इस पॉइंट पे पहुंचते फिर यहां पे ऐसे करते तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस ना होता। कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है कि उसके जस्ट पहले उसके जस्ट बाद में और वहां पर वैल्यू सेम होगी, तभी तो कंटिन्यूएशन में ग्राफ चलेगा। कंटिन्यूएशन का मतलब समझ में आया कि उसके उस वैल्यू पर उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद सब वैल्यूज बराबर है, तो उसको मैथमेटिकली लिखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस लेफ्ट साइड से एफ एक्स, जो भी ग्राफ है एफ एक्स मतलब फंक्शन y, अगर वो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स वो और साथ में f एट a पर जो वैल्यू है, अगर ये तीनों बराबर हैं, अगर ये तीनों बराबर है, इसका मतलब है उस पार को उस पॉइंट को पहुंचने के तरीके में आराम से हम पहुंच सकते हैं, ऐसे पहुंच जाएंगे बिना पेन उठाए। लेकिन मान लो जस्ट पहले की वैल्यू 5 थी और जस्ट बाद की वैल्यू 7 थी, तो जस्ट पहले मैं 5 पे पहुंचा, y की वैल्यू पहले 5 थी, जस्ट पहले 2 से पहले 5 थी और 2 के जस्ट बाद 7 हो गई, तो ये ऐसे आया, तो ऑब्वियसली यहां से यहां जाने में मुझे पेन उठाना पड़ेगा। पर 2 पे कंटिन्यूस होना है, इसका मतलब उसके पहले की वैल्यू बाद की वैल्यू सब बराबर होनी चाहिए, और उस जगह की वैल्यू आपने कहा उस जगह पे ना हो, तो उस जगह पे ना हो तो एक इंस्टेंट के लिए पेन उठाना पड़ेगा। तो तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, जस्ट पहले जस्ट बाद और वो वैल्यू तीनों अगर बराबर होंगी देन ओनली विल से कि इट इज कंटिन्यूअस ग्राफ। पर बेसिक छोटे बच्चों के दिमाग से अगर कोई बोले कि ये ग्राफ कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, अगर आप उसका ग्राफ खींचेंगे बिना पेन उठाए खींच सकते हैं, तो ग्राफ कंटिन्यूअस कहलाएगा। सबसे साधारण भाषा में समझ में आना चाहिए।
मुश्किल चीज है, पर थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करें। एक घंटे क्लास में पूरी लिमिट कंटिन्यूटी नहीं समझा सकता, पर इतना जरूर समझा सकता हूं कि मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा समझें। ये मत रोए कि यार मैं तो अभी 7वीं 8वीं में, थोड़ा सुने। आधा अधूरा थोड़े शब्द हो सकता है, जारगन ऐसे हो जो आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं, पर आप सभी लोगों को कम से कम इसका बेसिक ज्ञान आएगा कि क्या हो रहा है, क्या एग्जैक्टली किस चीज की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो लिमिट कहते किसे है, कंटिन्यूटी कहते किसे है, इसकी बात समझ में आनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अगर आपको कुछ बोलना है बोलिए। यस, आई अंडरस्टैंड यू। यस रोहित, कविता, आई अंडरस्टैंड यू आर इन क्लास 6 बेटा। लड्डू, आप भी क्लास 6 में हैं, मैं समझता हूं, पर ये शब्द तो हमें समझ में आने चाहिए। आसान ही रखूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़े थोड़े शब्द नए नए कुछ सीखने को मिलेगा हमेशा, कि हाँ यार एक चीज सीखने को मिली कि 1+2+ छठी क्लास में, तो आपको ये सीखने को मिला। हर आदमी को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। छठी क्लास वाले को ये सीखने को मिला कि 1 से लेके n तक के नंबर को जोड़ना कितना आसान हो गया। n × n+1/2, 1 से 100 तक के नंबर सारे जोड़ो, बैठ के जोड़ोगे तो पागल हो जाओगे। लेकिन आपको पता है कि 100 × 101 डिवाइड बाई 2 करके आंसर आ जाएगा। तो और दो सीरीज है, याद रख सकते हैं आप। अगर सारे 1+2+ छोटे छोटे बच्चों, ये समझ लेना, अगर इन सबका समेशन जोड़ना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n+1/2। n+1, और अगर मान लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर जोड़ना है, तो आ जाएगी n+1 2n+1/6। याद रख लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, याद रखने में कोई बुरी बात नहीं है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 10 × 11 × 21 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6, एंड यू कैन गेट द आंसर। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा आज की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ऐप पे नोट्स अवेलेबल करा देता हूं प्रीति, पक्का। क्विज के लिए आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसमें फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करिए। क्विज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू रजिस्टर इन दैट क्विज। उस क्विज पे रजिस्टर करिए। और छोटी क्लास के बच्चे अगर आपको छोटे छोटे वीडियोस देख रहे हैं, तो हम आई से कॉस्मिक पे भी देख सकते हैं, वहां पर भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। वहां एकदम छोटी क्लास के बच्चों के लिए ही मैंने अलग से वीडियो बनवाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित। पूजा कोई बात नहीं, आप क्लास 6 में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्लास 8 में है। और बताइए कौन किस किस क्लास में है, सब लोग बताएं कौन किस किस क्लास में है। बहुत बढ़िया रवि। नहीं बेटा, क्लियर है क्या मेरी बात? अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पर आज की क्लास, आज हम एक और क्लास लेने वाले हैं जिसमें हम बायोलॉजी का बेसिक आइडिया, इस पर मैं ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, डीप में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आए। पर बेसिक आइडिया की हम इस पे बारे में बात करेंगे और उसके फंडामेंटल को समझेंगे कि क्यों भगवान ने पत्तियों को ग्रीन क्यों बनाया, और ये पत्तेदार वृक्ष क्यों बनाए, ये पत्तियां, ये लीव्स ग्रीन क्यों हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। 1 घंटे बाद हम दोबारा मिलेंगे। इस बार मैं कोशिश करूंगा बहुत साधारण और साधारण शब्दों में इस्तेमाल करूं, पर लिमिट कंटिन्यूटी तो बेटा कैलकुलस थी, उसमें तो हमें शब्द बड़े इस्तेमाल करने ही थे। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय लाइफ, यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। बाय 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 बाय। थैंक यू वेरी मच।